India is the largest producer of milk, coconut, black tea, ginger, and turmeric. And India is the second largest producer of fruits and vegetables, rice, wheat, groundnuts और cashew. सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया की फ्रूट प्रोडक्शन का 10% भी इंडिया ही प्रोड्यूस करता है. और मैंगोज, बनानास, सपोटा, एसिड लाइम की प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है. रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो भूल जाओ वो लग्जरी अपार्टमेंट्स, भूल जाओ बीच फ्रंट कॉन्डोज और ग्लीमिंग स्लीक स्काईस्क्रेपर्स. एग्रीकल्चर इज द न्यू हॉटेस्ट रियल एस्टेट. और मैं सिर्फ कोई डस्टी बैक रोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फुल ब्लोन लैंड रश की, जिसे फ्यूल कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी से लेकर बढ़ते प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. आजकल का जो रियल एस्टेट का सिनेरियो है वो बहुत ही ज्यादा बदल रहा है. आपको अर्बन एरियाज में अपार्टमेंट्स के लिए भले ही कोई बायर ना मिले, बट एग्रीकल्चर लैंड के लिए लोग एडवांस में पैसे देने के लिए भी तैयार हैं. और इस लाइन में वो लोग नहीं हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, इनमें वो लोग भी हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़े टेक जायंट्स हैं. इवन आपके कूल मिलेनियल कजिन्स भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हुए. और ऐसा हो भी क्यों नहीं. इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ते हुए सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फूड की डिमांड के चलते फर्टाइल लैंड अब सिर्फ मिट्टी या जमीन नहीं है, इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है. और ये जो कन्वर्जन है मिट्टी से लिक्विड गोल्ड की, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. ये कहना कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, यानी इंडिया इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट स्टिल सेज ट्रू. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की 45% से भी ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है. 2021 और 2022 के बीच इंडिया की नेशनल इनकम का 18.60% एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता था. जहां इंडिया की पॉपुलेशन 1951 से 2021 के बीच 35.9 करोड़ से 136.9 करोड़ हुई, वहीं हमारी इस पीरियड के दौरान एग्री प्रोडक्शन 106 मिलियन टन से बढ़कर 936 मिलियन टन हो गई. सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये कोई एक दिन का काम नहीं, इसमें सालों सालों की मेहनत गई थी. पहले जो मेजर डेवलपमेंट शुरू हुआ वो हुआ अराउंड 1966 आफ्टर अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी. शुरू में ये कुछ रीजन तक ही लिमिटेड थी, बट धीरे धीरे करके ये और रीजन्स में भी फैली. फिर शुरू हुआ व्हाइट रेवोल्यूशन 1970s में, और इस पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ हुई. क्या आपने व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पहले कहीं सुना है? बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं जाना है. अगर आपको जानना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या, कौन इसके फादर थे, क्या क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जरूर देखिए. इंडियन एग्रीकल्चर की ग्लोबल रीच की शुरुआत हुई 1955 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट के बाद. हालांकि 2005 और 2006 तक कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई, पर जब 2006 और 7 में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए, वैसे वैसे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो स्टार्टेड टू पिक अप. 2005 से लेकर 2021 तक ये ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी रही. इस सेक्टर का टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसे शॉर्ट में TOT कहते हैं, 2005-2006 में 85 से बढ़ के 2020 to 2021 तक 128 हो गया. कुल मिला के बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है. और जब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ क्रॉप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ही डाइवर्स सेक्टर है. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि लाइफ स्टॉक्स, फिशरी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और भी बहुत सारे सेक्टर्स. ये सब के सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी प्रोडक्शन की तरह ही 1990s के बाद बढ़ना शुरू हुआ. 1990s की शुरुआत में टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का सिर्फ 2.80% ही एक्सपोर्ट होता था, बट 2020 और 2021 में ये नंबर पहुंच गया 6.98% तक. और जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई उसकी वैल्यू थी 20.79 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी करीब करीब करोड़. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन थी 2023 में 142 करोड़, और ये 2028 तक 149 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ के हो जाएगी. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की डिमांड भी बढ़ती रहेगी.
मेरे पापा का हमेशा ये कहना था कि बेटा हमेशा कोर फील्ड्स में जाओ, जैसे कि एग्रीकल्चर, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे डिमांड कभी कम हो ही नहीं सकती। ऐसे सर्कमस्टेंसेस के चलते चलते, जैसे कि कोविड-19, उन सर्कमस्टेंसेस में चाहे एग्जॉटिक फूड्स की डिमांड कम हो जाए, बट बेसिक फूड जैसे कि चावल, दाल, रोटी, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। ये तो हम सब ने ही स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि बिजनेस की सक्सेस सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। जैसे जैसे किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। और यही केस है फूड की। अब हम सबको पता है इतनी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ डिमांड तो बढ़ ही रही है, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि वी फाइंड द राइट फूड प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑफर। जब लोगों की बात हो रही है तो वो फैक्टर्स जो सबको इम्पैक्ट कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इसके चलते लोगों को अपनी चॉइसेस के इम्पैक्ट के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है। इसके चलते ऑर्गेनिक फार्मिंग, लोकली प्रोड्यूस्ड और सस्टेनेबल फूड प्राइसेस की डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। और इन्वेस्टर्स इन ट्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इन वैल्यू से अलाइन है, और इसके चलते इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक, वर्टिकल या फिर एक्वापॉनिक फार्मिंग में स्पेशलाइज्ड कंपनीज काफी फंडिंग अट्रैक्ट कर रही हैं, बिकॉज ना ही ये सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को हैंडल कर रही है, बल्कि साथ ही साथ लोगों को हेल्दी फूड ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवा रहा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक तीर से दो निशाने। जैसे जैसे लोग एनवायरनमेंट और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इमार्क ग्रुप की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया के ऑर्गेनिक फूड मार्केट का साइज था $1,582.2 मिलियन, और ये 2023 तक बढ़ के हो गया करीब $8,918.5 मिलियन, यानी 2024 से लेकर 2032 तक 21.19% की ग्रोथ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सिर्फ फल और सब्जियों तक ही लिमिटेड नहीं है। इनमें और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक सीरियल फूड्स, फूड ग्रेन्स, मीट, पोल्ट्री, डेयरी, स्पाइसेस, पल्सेस, प्रोसेस्ड फूड्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। एग्री बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का एक मोड होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन कैसे और क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफडीआई के अप्रूवल के चलते बहुत सी एमएनसीज इंडिया में आ रही हैं। जो एमएनसीज एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल्स की कंसिस्टेंट और रिलायबल सप्लाई चलती रहे। इसी के लिए ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में घुसती है। इससे ना ही बल्कि फार्मर्स बल्कि कंपनीज को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए रॉ मटेरियल्स की कंसिस्टेंट सप्लाई एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। इंडियन गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इंडिया में कई बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पेप्सिको, बिग इंडिया फार्म्स जो करीब 1500 एकर्स में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है। फिर डाबर, गोल्ड रिके जिसकी चाय आती है, फिर टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्रुप्स की है रैलीज इंडिया, पैसिफिक हर्ब्स एग्रो फार्म्स, पतंजलि और हिमालय हर्बल जैसी कई बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व है। एक इंटरनेशनल बियर कंपनी है AB InBev, ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हरियाणा और राजस्थान में 2500 किसान से जुड़ी हुई है। क्योंकि इन एरियाज में ग्राउंड वाटर लिमिटेड होता है, तो बार्ले की खेती किसानों के लिए कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक वाइबल ऑप्शन है। UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने रिसेंटली इंडिया के फूड पार्क में करीब $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया है। इसके लिए अभी लास्ट ईयर के दिसंबर एंड में UAE ने इसे चैनलाइज करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसके चलते इंडिया में ना ही बल्कि डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी FDIs भी बढ़ती रह रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्यूड डेटा के अकॉर्डिंग 2000 से लेके 2023 तक एग्रीकल्चर मशीनरी में करीब $1.73 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट देखते हुए गवर्नमेंट ने FDIs पे और भी रिलैक्सेशन डाल दी है, जैसे कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू अगर FDI आती है तो मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% तक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अगर टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 100% FDI की परमिशन है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर,
एपीकल्चर और फिर सीड्स की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, इन सब में भी 100% एफडीआई परमिटेड है। एक सेक्टर जो इंडिया के एग्रीकल्चर लैंडस्केप को डिसरप्ट कर रहा है वो है एग्रीटेक, और अब तो बात सैटेलाइट डेटा तक पहुंच चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को ये पता लगाना है कि कोकोनट ऑयल की क्वालिटी इंडिया में बेस्ट मिलेगी या फिर श्रीलंका और म्यांमार जैसी कंट्रीज में, या फिर जैसे सऊदी अरेबिया को पता नहीं कि वो कैसे अपनी क्रॉप्स की यील्ड बढ़ा सकता है, ये पता करने के लिए अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट का डेटा उसको ये सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दे पाएगा। जब कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डिमांड है तो सप्लाई भी उतनी ही होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज से किसानों को बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज को खरीदने और यूज करने का मौका मिल रहा है। पहले जब किसान हाथों से सीड बोया करता था, अब ट्रैक्टर ने वही काम बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। बहुत सारे ऑटोमेटिक सीड सोइंग मशीन्स दिनों का काम मिनटों में कर देते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अनरिलायबल क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, प्राइस हाइक और ऐसी ही बहुत सारी मुश्किलों से फाइट करते हुए इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के स्कोप को बढ़ते देखकर बहुत सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स को हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। नास्कॉम की रिपोर्ट में लिखा है कि जहां 2013 में इंडिया में सिर्फ 43 एग्रीटेक स्टार्टअप्स थे, वहीं 2022 तक इनका नंबर हो चुका था 450 से भी ज्यादा। क्योंकि इस सेक्टर में फंडिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, इसीलिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी इसी सेक्टर में आ रहे हैं। और एक है न्यू ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स, जिन्हें इंडिया का फ्यूचर कहना गलत नहीं होगा। ये है हमारे मिलेनियल्स who are ready to ditch cubicles for dusty farms। ये अब बन रहे हैं एग्रीप्रेन्योर्स। अभी तक स्मॉल टाउन से लोग मेट्रोज और बिग सिटीज में आते थे लुकिंग फॉर जॉब्स। खुले बड़े आंगनों से आने वाले ये यंगस्टर्स की लाइफ एक कमरे में सीमित रह जाती थी, लेकिन अब सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। इसमें से जो रीजन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ऑर्गेनिक फूड की बढ़ती डिमांड के साथ ये घर रहने का एक्सपीरियंस है जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कोविड-19 के समय में, इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनको अब एग्रीकल्चर गांव में खेती वाली फील नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एग्री बिजनेस दिखता है उनमें। उनके पास लैंड है, उनको पता है कि नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कैसे करनी है। उनकी जनरेशन है इस लाइन में, और टेक सेवी होने के कारण उन्हें ये पता है कि कैसे फार्म टू टेबल पहुंचाना है इस खाने को। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जो सब्सिडीज और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी वायबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि स्मॉल टाउन्स और विलेजेस से आने वाले लोग ही ओपन लैंडस्केप्स, नेचर, साफ हवा, पानी, इन सब को मिस करते हैं। हम लोग भी जो अपनी डेली ग्राइंड में पिसते रहते हैं, वी ऑल वॉन्ट अ ब्रेक फ्रॉम आवर डेली रूटीन लाइफ्स। और जब भी आप किसी वेकेशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हिल स्टेशंस, बीच या फिर म्यूजियम। फोर्ट्स ही तुम्हारे दिमाग में आए तो रिप्लेस इट विद थॉट्स ऑफ सेंस ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स। चारों तरफ ग्रीनरी के बीचों बीच एक चरपाई में बैठे चूल्हे पर बना फ्रेश खाना, वॉचिंग अ स्काई फिल्ड विद स्टार्स एंड नो मोर, नो पोल्यूशन, सिर्फ ताज़ी हवा। अगर सोचने में ये सब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो एक्चुअल फील कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। मिलेनियल्स, जेन ज़ी और अर्बन पॉपुलेशन के लिए विलेज लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस टॉपिक रहा है। यही नहीं बल्कि एनआरआईज के लिए भी विलेज एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो रहा है। उनको विलेज के बारे में जो वो रील्स और वीडियोस में देखते हैं उससे ज़्यादा जानना है। यही सब का रिजल्ट है बढ़ता हुआ एग्री टूरिज्म। सही सुना आपने, सिर्फ मड हाउस में स्टे से लेके हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग, एनिमल्स को खाना खिलाना जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ये ना ही सिर्फ आपको हेल्प करता है रिलैक्स और डिस्ट्रेस करवाने में, बल्कि लोकल फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे जैसे विलेज के लोग अपने आप को एजुकेट करेंगे कि कैसे अपने घर को बिना छोड़े पैसे कमा सकते हैं, वैसे वैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और एग्री टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इन्वेस्टमेंट खींच के लेके आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नेचर पे डिपेंडेंट है। ग्लोबल वार्मिंग और कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंजेस ने फार्मिंग को बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। लेकिन जब फार्मिंग करनी ही है
तो नए नए तरीके तो ढूंढने ही पड़ेंगे इन सब सिचुएशंस को टैकल करने के। और इसी के लिए ना ही सिर्फ एग्रीटेक स्टार्टअप्स बल्कि टेक हैवी एस्टैब्लिश कंपनीज भी ऐसे सोल्यूशन ढूंढने में लगी है जो ना ही सिर्फ फार्मिंग को इजी और एक्सेसिबल बनाए बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करे। बहुत सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने अपना काम करना शुरू कर ही दिया है, जैसे कि अब न्यू एज फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पता लगाने के लिए सॉइल मैपिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बहुत से ग्रेप फार्मर्स ने भी क्रॉप्स की स्पॉटिंग और जियो लोकेटिंग शुरू कर दी है। उन्हें इन्फेस्टेशंस को क्विकली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। या फिर जैसे शुगर केन फार्मर्स AIML पावर टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए दे नो कि हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम क्या है। एग्रीकल्चर ड्रोन्स पेस्टिसाइड स्प्रे और सीड स्प्रे के अलावा फार्म्स का सर्वे और फिर फिलहाल उन जानवरों की मॉनिटरिंग के लिए भी यूज हो रहे हैं। हालांकि ये ड्रोन्स महंगे होने के कारण लिमिटेड यूज में ही हैं और बहुत कम फार्मर्स इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। न्यू इरिगेशन टेक्निक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर डिमांड्स, ये सब फार्मर्स को हेल्प कर रही है कि हाई डिमांड वाली क्रॉप्स को ही प्रोड्यूस करें, जबकि पहले वो सिर्फ एक सेट ऑफ क्रॉप्स ही प्रोड्यूस करते थे। जिन एरियाज में पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ अब ड्राई लैंड फार्मिंग हो रही है। फिर हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसी टेक्निक्स ना सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है बल्कि फाइनल प्रोडक्ट के टेस्ट और टेक्सचर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। विद न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रेन की प्रिडिक्शन भी बहुत हद तक डिपेंडेबल होने लग गई है। इन सब के अलावा भी गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले तो इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क, जिसमें सभी स्कीम्स और फार्मर्स का डेटा डिजिटाइज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग लगातार रिसर्च की जा रही है। CIAE ने एक वेब पोर्टल चूज किया है जो यूजर्स को हेल्प करता है सही टूल्स और प्रोडक्ट्स चूज करने में। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के लिए गाइड करने के लिए एक अलग ऐप है, वाटर बैलेंस सिमुलेशन मॉडल। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को ना ही इंट्रोड्यूस किया है बल्कि इम्प्लीमेंट भी किया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि लोग वापस एग्रीकल्चर की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं। जब पैसे मिले, आराम मिले, रिस्पेक्ट मिले, फैमिली के साथ रहने को मिले, पोल्यूशन से, रैट रेस से फ्रीडम मिले, तो कोई क्यों कंक्रीट के जंगल्स में रहना चाहेगा। क्या आपको भी विलेज में रहना है, चाहे वेकेशन के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।